नमस्कार साथियों, एक बार फिर उपस्थित हैं रीडर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस। अब से पहले की क्लासेस में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था सेल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पाचन तंत्र। देखो, सेल के बारे में हमने सारे क्वेश्चंस वगैरह सब कर लिए थे। आज अपना नया टॉपिक चालू हो रहा है, पाचन तंत्र। हमने शुरू की क्लास में देखा कि शरीर का निर्माण प्रोटीन से होता है। हम आहार में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन लेते हैं। भोजन जब हम करते हैं तो उसका पाचन किस प्रक्रिया के तहत होता है? मुख से लेकर उदर गुहा तक। मुख से लेकर उदर गुहा तक जो इसका प्रोसीजर है, उस पूरे प्रोसीजर को पाचन क्रिया बोला जाता है। ठीक है, शुरुआत होती है पाचन की मुख गुहा में। सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है, कौन कौन से उनमें रस होते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो हमारी आहार नाल है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य की जो आहार नाल किसको बोलेंगे? मुख गुहा से लेकर उदर गुहा तक जो नाल होगी उसे आहार नाल बोला जाएगा। आहार नाल की लंबाई, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? लंबाई होती है, आहार नाल की जो लंबाई होती है वो लगभग 10 मीटर होती है। 10 मीटर या 33 फुट। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जब आप पटवार का एग्ज़ाम देंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि मनुष्य की आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 मीटर या लगभग 33 फीट। 33 फीट। ठीक है। अब देखो, मनुष्य के शरीर में मुख से जो आहार लेते हैं उसके बाद उसका पाचन होता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद अंगों का निर्माण होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। तो उसका एक प्रोसीजर है। कैसे? देखो, जो क्रम होता है आहार लेने का, हम सबसे पहले भोजन ग्रहण करते हैं। इसको बोला जाता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण, इंजेक्शन। ठीक है, भोजन ग्रहण करते हैं। उसके बाद जो भोजन ग्रहण करके अमाशय में जाता है, ग्रहणी में जाता है, तो उसका होता है पाचन। उसको बोला जाता है डाइजेशन, पाचन। भोजन की जो सेकेंड प्रोसीजर होती है अंतर्ग्रहण के बाद, वो होती है पाचन। पाचन के बाद जो तीसरी प्रक्रिया है, जो जठररस बनता है, उससे जठररस से आगे का रस, उसका एब्जॉर्प्शन होता है। जितना भी रस बनता है उसका मांसपेशियों द्वारा अवशोषण होता है, तो इसको बोला जाता है अवशोषण। अवशोषण। ठीक है। अवशोषण के बाद ब्लड बनता है और ऑर्गन बनते हैं शरीर के। ठीक है, तो इससे जो आगे की प्रोसीजर है उसको बोला जाता है स्वांगीकरण, एमल्सिफिकेशन। स्वांगीकरण। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे गुदाद्वार से बाहर निकाल दिया जाता है। उस प्रोसीजर को बोला जाता है मलोत्सर्ग। मलोत्सर्ग। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पाचन की प्रक्रिया है उसमें आपको दे दिया जाएगा अवशोषण, पाचन, अंतर्ग्रहण, इनका सही क्रम बताइए। ठीक है। मनुष्य में क्या, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो मुख से ग्रहण करते हैं, तो मनुष्य के मुख में लार बनती हैं। 3 तरह की लार होती है। देखो, लार के जो नाम हैं, एक होता है सबमेंडिबुलर, एक होता है पैरोटिड और एक होता है सबलिंगुअल। हमारे शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, वो कान के नीचे पाई जाती है, पैरोटिड ग्रंथि। ठीक है, ये तो स्पेसिफिकेशन हो जाता है, वो आपसे पूछा नहीं जाता है। तो जो मनुष्य की लार होती है उसमें 99% जो वाटर पाया जाता है, जल, और लगभग 1% उसमें एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, तो लार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं। एक तो लार की प्रकृति पूछी जाती है कि लार की प्रकृति अम्लीय होती है या क्षारीय होती है। अम्ल और क्षार हम
आगे की क्लास जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तब पढ़ेंगे। तो लार में क्या होता है, दो तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? एक तो पाया जाता है एमाइलेज, टाइलिन, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। और दूसरा जो एंजाइम पाया जाता है वो पाया जाता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। देखो, लार की प्रकृति पूछी जाती है एग्जाम में। प्रकृति क्या होती है? किसी भी विलेन में हाइड्रोजन की सांद्रता का जो मान होता है, हाइड्रोजन की शक्ति, उसको पीएच बोला जाता है। तो उससे डिसाइड होता है 0 से 7 तक। अगर हाइड्रोजन की सांद्रता 0 से 7 तक है तो उस विलेन की प्रकृति अम्लीय होगी। 7 से ज़्यादा है, 14 तक, तो उस विलेन की प्रकृति क्षारीय होगी। ये हम स्पेसिफिकेशन इसका केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि पीएच के बारे में सोरेनसन ने बताया था। ठीक है, तो जो लार की प्रकृति होती है, बनती है तब तो होती है क्षारीय, पर हमारे मुख में जब भोजन होता है ग्लाइकोजन, दांत के बीच में ग्लूकोज के फंसने से जो बैक्टीरिया हैं किण्वन के द्वारा एसिडिक प्रकृति बन जाती है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा लार की प्रकृति होती है क्षारीय या अम्लीय। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है लार अम्लीय प्रकृति की होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। ये आप ध्यान रखना। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 6.8 से लेकर 7.2 तक पीएच मान। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है। लार में दो एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन को और क्या बोला जाता है? टाइलिन एंजाइम का आजकल दूसरा नाम है जिसे एमाइलेज बोला जाता है। टाइलिन को एमाइलेज बोला जाता है। टाइलिन का कार्य क्या होता है? हमारे जो शरीर में भोजन होता है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने का कार्य होता है टाइलिन का। मैंने जब आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था तब बताया था कि एक कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड था, बहुलक था, जबकि माल्टोज में क्या होता है? 2 कार्बोहाइड्रेट के अणु पाए जाते हैं, ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर माल्टोज का निर्माण होता है। तो टाइलिन का कार्य पूछा जाता है हर बार एग्जाम में। एक बार पूछा गया था कि टाइलिन का कार्य क्या है। टाइलिन क्या करता है? स्टार्च को किस में परिवर्तित करता है? माल्टोज में। और टाइलिन को आजकल नया नाम इसका है एमाइलेज। एमाइलेज, ये ध्यान रखना है ना। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है, जबकि लाइसोजाइम का क्या कार्य होता है? ये भी एक प्रकार का एंजाइम है जो लार में पाया जाता है। देखो, नाम से क्लियर है। लाइसो का मतलब होता है किसी चीज़ का विघटन करना। मैंने आपको जब शुरू की क्लासेस में बताया था, लाइसो का, साइटो का, फाइटो का, इन सब के, ल्यूको का, इन सब के मीनिंग बताए थे। तो इसका कार्य क्या होता है? जो भोजन में बैक्टीरियाज होते हैं, जितने भी जीवाणु होते हैं, उनका नाश करना। तो भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को मारना, भोजन में उपस्थित जीवाणुओं का नाश। ये होता है लाइसोजाइम का कार्य। अब देखो, मैं आपको चित्र बताता हूँ कि जो पाचन तंत्र उसका स्ट्रक्चर कैसी बनती है। हम जो इसके अलग अलग भाग होते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, मुख गुहा, ग्रसनिका, ग्रहणी, ग्रसनी, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अमाशय, पित्तरस, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनती है पाचन तंत्र की। हर बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हो जाएगा मुख गुहा, ये हो जाएगा अमाशय,
ये छोटी आंत हो जाएगी। सबसे ज़्यादा जो लंबाई होती है, कुल जो लंबाई होती है वो आपको पता है, मैंने बताया कि आहार नाल की कुल जो लंबाई होती है वो होती है लगभग 33 फीट। तो 17-18 फीट अप्रोक्सीमेट तो छोटी आंत होती है। देखो यहाँ से भोजन ग्रहण करते हैं तो इसे मुख गुहा बोला जाएगा, मुख गुहा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो मुख से देखने पे सामने जो फेस दिखाई देता है उसको क्या बोला जाता है? ग्रसनी। ग्रसनी। और फूड पाइप इसे बोला जाता है, जो बीच का भाग जहां से हम भोजन ग्रहण करते हैं इसे बोलते हैं ग्रसिका। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है एक, ये हो जाता है अमाशय। अमाशय। ठीक है। इससे ऐसे कुछ एक लीवर की स्ट्रक्चर बनती है, ये पैनक्रियाज होते हैं। यहाँ पाए जाते हैं पैनक्रियाज अग्नाशय। ये होता है पित्ताशय। पित्ताशय। ये होता है यकृत, लीवर। यकृत, यकृत के बारे में पढ़ेंगे हम अलग से। ये अमाशय हो गया, ये अग्नाशय हो गया, अग्नाशय। ये हो जाता है ग्रहणी। ग्रहणी के बाद ये बड़ी आंत होती है, यहाँ से शुरू हो जाते हैं अमाशय के जस्ट बाद ग्रहणी, छोटी आंत शुरू हो जाती है। ठीक है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, मध्यांतर, शेषांतर। शेषांतर के बाद कोलन। कोलन होता है बड़ी आंत का सिक्कम। सिक्कम और कोलन, बड़ी आंत का शुरू का भाग उसको बोलते हैं सिक्कम, और पीछे का भाग होता है उसको बोला जाता है कोलन। ये होती है अपेंडिक्स, इसको अपेंडिक्स बोलते हैं, अपेंडिक्स। ठीक है। ये हो जाएगी छोटी आंत, छोटी आंत। देखो हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, मुख से ग्रहण करते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा मुख भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन वसा का पाचन कहाँ होता है? मुख में किसका पाचन होता है? वह कौन सा भाग है जिसमें पाचन नहीं होता? ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पाचन की शुरुआत है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख गुहा से। मुख गुहा में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। अच्छा, पाचन तंत्र का वह भाग जिसमें भोजन का पाचन नहीं होता वो होता है ग्रसिका। इसे फूड पाइप बोलते हैं। यहाँ से भोजन निगला जाता है सीधा, तो ग्रसिका में भोजन का पाचन नहीं होता। इसके बाद आता है भोजन अमाशय में, जठर रस। अमाशय में भोजन का पाचन सबसे ज़्यादा होता है। अमाशय में प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। ठीक है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाचन तंत्र में वसा व प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? अमाशय में। उसके बाद हम पित्तरस के कार्य पढ़ेंगे, लीवर को पढ़ेंगे, अग्नाशय के कार्य पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम क्लास कंटिन्यू करेंगे। सबसे ज़्यादा जो भोजन का पाचन होता है वो होता है ग्रहणी में। ठीक है। उसके बाद सबसे जो लंबाई में लेंथ होती है आहार नाल में, जो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है वो ग्रहणी करती है। छोटी आंत का ही जो शुरू का भाग है उसे ग्रहणी बोला जाता है। छोटी आंत 3 भागों में बटी हुई होती है, ग्रहणी, मध्यांतर, शेषांतर। ठीक है। और उसके बाद ये होती है बड़ी आंत, लास्ट हिस्सा, इसे गुदाद्वार बोला जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ से निकल जाता है। बड़ी आंत में पानी का सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है, विटामिन B12, कोबालामिन का सबसे ज़्यादा अवशोषण बड़ी आंत में होता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अमाशय। देखो मुख गुहा में मैंने बताया आपको क्या होता है, भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा में होता है। अमाशय का जो pH मान होता है वो सबसे कम होता है, लगभग 1.5 होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है, प्रबल अम्लीय होता है। मनुष्य के शरीर में जो सबसे ज़्यादा अम्लीय रस होता है वो अमाशयिक रस होता है। ठीक है। अमाशय
इसका pH मान 1.5 होता है, सबसे ज़्यादा अम्लीय, प्रबल अम्लीय बोल सकते हैं। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि मनुष्य के शरीर में कौन से भाग में सबसे ज़्यादा अम्ल पाया जाता है, या फिर सबसे ज़्यादा अम्लीय भाग कौन सा होता है। वो होता है अमाशय, जो होता है प्रबल अम्लीय। ठीक है। अमाशय में जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, अमाशय में जाता है तो 3 तरल पदार्थ बनते हैं। देखो, अमाशय जो जठर रस होता है, पेट को क्या बोलते हैं, जठर। तो पेट में जो रस बनेगा उसे क्या बोला जाएगा, जठर रस। तो जठर रस में 3 तरल पदार्थ होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है पेप्सिन, एक होता है रेनिन, और एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ठीक है। इनके अलग अलग कार्य होते हैं। HCl का कार्य क्या होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसका कार्य क्या होता है, भोजन में जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उन बैक्टीरिया को नाश करना। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, पकाते हैं, पकाने के बाद खाते हैं तो कुछ बैक्टीरिया बच जाते हैं। उन बैक्टीरिया का विनाश किसके द्वारा किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा किया जाता है। तो जीवाणुओं का नाश करना। इसके अलावा जितने भी एंजाइम होते हैं उनको सक्रिय करता है, रेनिन और पेप्सिन को सक्रिय करता है। तो दूसरा जो इसका कार्य होता है वो एंजाइम को सक्रिय करना। रेनिन का क्या कार्य होता है, देखो रेनिन में भी एंजाइम पाए जाते हैं। रेनिन क्या होता है, दूध में पाए जाने वाले जो प्रोटीन है उसका पाचन करने में सक्षम है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वयस्कों में कौन सा एंजाइम अनुपस्थित होता है, बच्चों में कौन सा उपस्थित होता है, या फिर प्रोटीन का जो दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन है उसका पाचन किसके द्वारा किया जाता है, या फिर पनीर के निर्माण में कौन सा एक है। ये चारों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ये पूछी गई हैं कि ये किस में पाया जाता है, रेनिन पाया जाता है बच्चों में। तो ये है किस, देखो गाय का जो बछड़ा है, भैंस का बछड़ा है, उनमें सबसे ज़्यादा अधिक पाया जाता है। जो मनुष्य के बच्चे होते हैं वो लगभग 6 माह तक दूध पर ही निर्भर रहते हैं। तो 6 माह तक रहने की जो उपस्थिति होती है बच्चों में वो सबसे ज़्यादा होती है। तो यह है बच्चों में पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा यह है पनीर निर्माण में सहायक है, पनीर निर्माण में सहायक, और वयस्कों में अनुपस्थित होता है, वयस्कों में अनुपस्थित होता है। जबकि पेप्सिन का क्या कार्य होता है, पेप्सिन का कार्य होता है जो वयस्क भोजन ग्रहण करते हैं उसमें उपस्थित जो प्रोटीन होता है उसका पाचन पेप्सिन के द्वारा किया जाता है। तो ये भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन का कार्य भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन, जबकि रेनिन का कार्य दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन। इसमें एक लाइन और लिख लेना आप कि रेनिन दूध में उपस्थित प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ये अमाशय के बारे में पढ़ा। अब देखो अमाशय के बाद पितरस होता है शरीर में, अग्नाशय होता है, उनसे पितरस का संश्लेषण कहाँ होता है, उसके कार्य क्या होते हैं। अमाशय के बाद में जो
अग्नाशय होता है उसके कार्य क्या होते हैं, ये सम्मिलित रूप से ग्रहणी में आते हैं, ग्रहणी में भोजन का पाचन कैसे होता है, कौन कौन से जो मिनरल्स होते हैं उनका अवशोषण होता है, ये जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।